नमस्कार। चलिए आज चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और समझने की कोशिश करते हैं कि प्राचीन भारत में ये शासन और सत्ता का खेल आखिर चलता कैसे था। मतलब कोई राजा कैसे बनता था और फिर वो इतने बड़े बड़े राज्य कैसे चलाते थे। आइए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही जानी पहचानी बात से। आज के दौर में हम अपने नेता कैसे चुनते हैं? सीधी सी बात है, हम वोट देते हैं, है ना? ये प्रक्रिया हमें काफी आसान और सीधी लगती है। लेकिन जरा सोचिए कोई 3000 साल पहले क्या होता होगा, जब ना कोई चुनाव थे ना कोई वोटिंग। तब कोई इंसान राजा या शासक बनता कैसे था? यही है आज का हमारा बड़ा सवाल और इसी की हम पड़ताल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है, शासक बने तो बने कैसे? चलिए अपनी इस यात्रा के पहले पड़ाव पर चलते हैं और देखते हैं कि उस शुरुआती दौर में लीडर्स खुद को राजा के तौर पर स्थापित कैसे करते थे। तो इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? बड़े बड़े पब्लिक सेरेमनीज में। उस समय ताकत सिर्फ लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि भव्य यज्ञों के जरिए अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके हासिल की जाती थी, ताकि सब लोग मान लें कि हाँ, यही हमारा राजा है। और इन सभी अनुष्ठानों में से एक था जो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी माना जाता था, अश्वमेध यज्ञ। ये सिर्फ एक यज्ञ नहीं था, नहीं, ये तो अपनी ताकत का एक खुला ऐलान था, एक चैलेंज था। सोचिए, ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत बड़े पब्लिक इवेंट की तरह थी, जिसमें दांव बहुत ऊंचे लगे होते थे। अगर वो घोड़ा साल भर घूमकर बिना किसी रोक-टोक के वापस आ गया, तो बस ये साबित हो जाता था कि उस राजा को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं है, और फिर एक जबरदस्त यज्ञ के साथ उसकी सत्ता पर पक्की मुहर लग जाती थी। ठीक है, तो यज्ञ करके राजा तो बन गए, शक्ति भी मिल गई, लेकिन ये शक्ति सिर्फ रस्मों रिवाजों तक तो सीमित नहीं रह सकती थी, है ना? अब देखते हैं कि कैसे ये पावर एक और मजबूत और परमानेंट चीज में बदली, और वो चीज थी जमीन पर कंट्रोल। तो जो राजा कामयाब होते थे, वो अब सिर्फ एक कबीले या कुछ लोगों के नेता नहीं रह गए, नहीं, अब वो एक खास इलाके के, एक खास जमीन के राजा बन गए। और इसी इलाके को कहा गया जनपद। ये एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट था, लोगों के राजा से जमीन के राजा तक का सफर। और हमें ये सब पता कैसे चला? दिल्ली के पुराना किला और हस्तिनापुर जैसी जगहों पर जब खुदाई हुई, तो वहां से हमें उस जमाने के जीवन की एक झलक मिली। वहां से कुछ खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं। इनसे पता चलता है कि उस समय की जिंदगी काफी सीधी साधी थी। लोग झोपड़ियों में रहते थे और खेतीबाड़ी करते थे। अब जैसे जैसे समय बीता, कुछ जनपद कह सकते हैं कि बाकी जनपदों से ज्यादा पावरफुल हो गए। करीब 2500 साल पहले की बात है। इनमें से कुछ राज्यों का आकार और जटिलता इतनी बढ़ गई कि वो एक नए लेवल पर पहुंच गए, और इसी नए लेवल को हम जानते हैं महाजनपद के नाम से। और ये वाकई एक जबरदस्त बदलाव था। जो ज्यादा ताकतवर जनपद थे, वो बन गए महाजनपद, यानी महान राज्य। अब देखिए फर्क, जहां पहले झोपड़ियां थीं, वहां अब बड़े बड़े किले वाली राजधानियां थीं। जहां पहले राजा तोहफों पर निर्भर थे, अब वो रेगुलर टैक्स वसूलते थे। और हां, अब सिर्फ यज्ञ नहीं बल्कि राजा के पास अपनी एक परमानेंट आर्मी भी थी। इसका एक जीता जागता सबूत है कौशाम्बी में मिली ये किले की दीवार। जरा देखिए इसे, सोचकर देखिए, इतनी विशाल दीवार खड़ी करने में कितने रिसोर्स, कितना पैसा और कितनी मेहनत लगी होगी। ये दीवारें सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं थीं, ये राजा की बढ़ती हुई ताकत और दौलत का एक खुला शो ऑफ थीं। अब सीधी सी बात है, इतने बड़े किले और इतनी बड़ी सेना का खर्चा कैसे चलेगा? राजा अब सिर्फ तोहफों के भरोसे तो नहीं बैठ सकते थे। तो उन्होंने एक नया सिस्टम शुरू किया, रेगुलर टैक्स का। अब हर किसी को, चाहे वो किसान हो, कारीगर हो, व्यापारी हो, सबको टैक्स देना पड़ता था। तो इन सभी महाजनपदों की दौड़ में एक महाजनपद ऐसा था जो सबसे आगे निकल गया, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर। तो चलिए अब कहानी के इस सबसे सफल सुपर स्टेट की बात करते हैं। नाम था मगध। अब सवाल यह है कि मगध इतना पावरफुल बना कैसे? देखिए, उसके पास कई एडवांटेज थे। गंगा और सोन जैसी नदियां थीं, जिनसे खेती भी अच्छी होती थी और ट्रांसपोर्ट भी आसान था। घने जंगल थे, जहां से सेना के लिए हाथी मिल जाते थे। और सबसे जरूरी, लोहे की खदानें थीं, जिससे बनते थे बेहतरीन हथियार। मतलब कामयाबी के लिए जो कुछ चाहिए, वो सब मगध के पास था। मगध की ताकत के किस्से तो दूर दूर तक मशहूर थे। इतने मशहूर कि जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर पूरी दुनिया को जीतने निकला, तो उसकी सेना ने भी मगध की तरफ बढ़ने से साफ इनकार कर दिया।
क्यों? क्योंकि उन्होंने मगध की विशाल सेना, उसके हाथियों, रथों और सैनिकों की कहानियां सुन रखी थी और वे सचमुच डर गए थे। तो अब तक हमने देखा मगध का मॉडल, एक ताकतवर राजा और उसका साम्राज्य। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये सोचना कि उस समय हर जगह ऐसा ही था, ये गलत होगा, क्योंकि एक और सिस्टम भी था जो इससे बिल्कुल अलग था। चलिए अब शासन के उस दूसरे रूप को भी समझते हैं। मगध के पास ही एक राज्य था जिसका नाम था वज्जी, और यहाँ का सिस्टम बिल्कुल अलग था। ये एक राजशाही नहीं बल्कि एक गणराज्य था, जिसे उस समय गण या संघ कहते थे। तो अब देखिए ये कितना दिलचस्प है। एक तरफ मगध, जहां एक राजा सारे फैसले लेता था, और दूसरी तरफ वज्जी, जहां कोई एक राजा नहीं था बल्कि कई सारे राजा मिलकर सभाओं में बहस करके फैसले लेते थे। एक का राज बनाम सबका राज। एक मशहूर बौद्ध टेक्स्ट में तो ये भी लिखा है कि वज्जियों को खुद बुद्ध ने सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि जब तक वज्जी एक साथ मिलकर सभाएं करते रहेंगे, मिलजुल कर फैसले लेते रहेंगे और अपने बनाए नियमों को मानते रहेंगे, तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता। वे हमेशा तरक्की करते रहेंगे। लेकिन आखिर में हुआ ये कि जो राजशाही वाला मॉडल था, यानी एक ताकतवर राजा वाला सिस्टम, वो ज्यादा कामयाब हुआ। धीरे धीरे इन ताकतवर राजाओं ने इन गणराज्यों को जीत लिया और करीब 1500 साल पहले गुप्त साम्राज्य के समय तक ये प्राचीन गणराज्य पूरी तरह से खत्म हो गए। तो ये थी लगभग 1500 सालों में फैली एक जबरदस्त कहानी। हमने देखा कि कैसे पावर का आइडिया बदला, कहाँ वो राजा जो यज्ञ करके बनते थे और कहाँ वो विशाल साम्राज्य और उनके साथ ही चलने वाले गणराज्य जिनका उदय भी हुआ और फिर पतन भी। और देखिए, इतिहास का ये दौर हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है जिस पर आज भी पूरी दुनिया में बहस होती है कि सरकार का कौन सा तरीका बेहतर है, एक बहुत शक्तिशाली लीडर वाला या वो जहां ग्रुप में बैठ के बहस करके फैसले लिए जाएं। इसका जवाब आज भी ढूंढा जा रहा है।